हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 12। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक और संजना अपनी शादी की कैसेट देख रहे थे। फिर अचानक नैतिक की नज़र संजना के ऊपर जाती है, जो सारे फंक्शंस को छोड़कर एक ही दिशा में देखे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अब आगे संजना टकटकी लगा करके जिस तरफ देख रही थी, कैमरे ने अचानक से वहां पर साहिल को बैठे भी दिखा दिया। साहिल और संजना की आंखें बिना पलक झुकाए एक दूसरे से मिल रही थी और कुछ कहने की कोशिश भी शायद कर रही थी, लेकिन इसमें कितनी सत्यता थी ये कैमरे की आंखें देखने में सक्षम नहीं थी। ये क्या, साहिल शादी के वक्त भी वहीं मौजूद था और वो भी संजना के इतने निकट, और संजना जिसे कुछ ही पलों के बाद मेरा होना था, जिसके सम्मान में इतना बड़ा महोत्सव चल रहा था। शादी जिसके लिए लड़कियां कितने सपने बुनती हैं, उसमें संजना की जरा सी भी रुचि नहीं दिख रही थी। वो तो बस एकटक अपने साहिल को निहारती चली जा रही थी। आखिर क्या कहना चाहती थी वो साहिल से, और साहिल के दिल में क्या ही चल रहा था। कुछ यही भाव नैतिक के दिलो दिमाग में उमड़ने लगे थे। उसके शक का दायरा अब बढ़ने लगा था। उस रात नैतिक ने संजना से कोई भी बात का जिक्र नहीं किया कि उसके दिलो दिमाग में उस कैसेट को देखने के बाद क्या चल रहा है, लेकिन नैतिक अगले पूरा दिन ऑफिस में दिमागी रूप से परेशान रहा। उसके दिमाग में रह रहकर वो दृश्य आ रहा था कि कैसे संजना शादी के उस अनमोल दिन भी अपने प्रेमी साहिल को टकटकी लगाए निहारने में लगी थी। कहीं उसने संजना के साथ शादी करके कुछ गलत तो नहीं किया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी अनुपस्थिति में संजना और साहिल अपने पुराने दिनों को तरोताजा करने की जुगत में थे, या उनके कदम एक बार फिर से एक साथ चलने के लिए तरसने लगे थे। क्योंकि ऐसा ना होता तो साहिल इस कदर संजना पर मेहरबान ना होता। जिस तरीके से उसने संजना का ख्याल रखा, उसे जॉब ऑफर किया, उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके लिए काम वाली बाइक का इंतजाम किया, समय समय पर उसकी दवाओं का इंतजाम किया, उसका हाल चाल पूछने के लिए बारंबार वो उसके दरवाजे पर पहुंचा। इतना सब कुछ एक कार्यालय सहकर्मी से अपेक्षित नहीं था। शायद हो ना हो ये कहीं उसके आगे के रिश्ते की ओर इशारा जरूर था। इसी सोच ने नैतिक को विचलित किया हुआ था। एक तरफ तो उसका मन उससे कह रहा था कि स्पष्ट तरीके से वो संजना से उसके और साहिल के रिश्तों के बारे में पूछ ले, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि इस तरह से बेसिर पैर के प्रश्नों से संजना एक बार फिर से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ सकती है, और यदि ये हुआ तो एक बार फिर से वही अंजाम होगा जो पहले एक बार नैतिक देख चुका था और उसका खामियाजा भी भुगत चुका था। यानी संजना की मानसिक परेशानी नैतिक की नौकरी पर भारी पड़ सकती थी। इसीलिए चाहकर भी वो इस प्रश्न को संजना के सामने नहीं ला सकता था। इसी एक बोझ तले उसके दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन संजना उसकी मनोदशा को उसकी आंखों में महसूस करने लगी थी। और एक दिन, क्या बात है नैतिक, एक बार फिर से मैं तुम्हारी आंखों में विचलन देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही परेशान चल रही हो। संजना ने नैतिक की परेशानियों को उसकी आंखों में शायद पढ़ लिया था। नैतिक चाहता था कि मौका अच्छा है, अपने दिल की बात वो संजना से साझा कर ले, लेकिन वो नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपनी बात को मन में ही दबा दिया। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा है, इसीलिए हो सकता है चेहरे पर कुछ अवांछनीय दिख रहा हो। वैसे कोई खास बात नहीं है, नैतिक ने भीरू होते हुए कहा। ऐसा नहीं है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ। ये जॉब की या ऑफिस की वजह से नहीं है, कुछ ना कुछ आपके मन मस्तिष्क में चल जरूर रहा है। क्या है मुझे नहीं बताएंगे? मुझे अपनी परेशानी में शामिल नहीं करेंगे? संजना ने नैतिक के चेहरे को स्पर्श करते हुए कहा। अब नैतिक कैसे स्पष्ट करता कि इस परेशानी की सबसे बड़ी जिम्मेदार तो संजना ही है। और सच बात तो ये थी कि वो अपने दिल को खोल करके संजना के सामने रखना चाहता था, उसका स्पष्टीकरण भी चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे बुत बनाने को काफी थी।
क्या बात है, चुप क्यों हूँ? संजना ने एक बार फिर नैतिक के मन को टटोलना चाहा, लेकिन एक बार फिर नैतिक निशब्द था। संजना ने पुनः उसे झिंझोड़ा, ये मेरा हक है। आप परेशान हैं और मुझ तक ये परेशानी ना पहुँचे, धिक्कार है मुझे। इस तरह के कुछ लफ्ज दिल के बंद दरवाजे को खोलने के लिए काफी होते हैं। नैतिक टूटने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट। संजना दरवाजे की तरफ लपकी। ओ साहिल, तुम? आई एम सॉरी, बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ। असल में आप अपना लैपटॉप ऑफिस में ही छोड़ आई थी, सो मैंने सोचा चलो सामने से ही तो निकलना है, आपको हैंड ओवर कर दूंगा। साहिल ने लैपटॉप आगे बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू वेरी मच, अंदर आओ, एक कप चाय पीकर चले जाना। संजना ने साहिल का हाथ पकड़कर अंदर बुलाना चाहा। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, चाय फिर कभी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, चलता हूँ, बाय। कहते हुए साहिल दरवाजे से वापस लौट गया। उसने एक बार नैतिक की तरफ देखा तक नहीं था। ये बात नैतिक के दिल को कचोटती चली गई। नैतिक और संजना की जिंदगी बस समय की पटरियों पर चल रही थी। चलना कहना भी सही नहीं, कह सकते हैं घिसट रही थी। उसमें प्रेम के जो रंग दिख रहे थे वो मात्र दिखावा ही थे, एक छलावा थे। वास्तविकता में संजना की ओर से तो प्रेम और समर्पण था, लेकिन नैतिक के दिल में जलती शक की आग इस प्रेम की वास्तविकता को आत्मसात नहीं कर पा रही थी। नैतिक ऑफिस जाता था, काम निपटाने की भरसक कोशिश भी करता था, लेकिन बारंबार उसकी आंखों के सामने साहिल और संजना दोनों का चेहरा घूमने लगता था। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना दिमाग काम पर केंद्रित करने की कोशिश करता था, लेकिन ये असफल प्रयास ही सिद्ध होता था। शक का कीड़ा अब उसे इस कदर कचोटने लगा था कि संजना और साहिल की पुरानी जिंदगी में वो झांकने से भी परहेज नहीं कर पा रहा था। उसका अब एक ही मकसद था, साहिल और संजना की शादी के पहले की जिंदगी की जांच पड़ताल। नैतिक ने इस काम के लिए एक प्राइवेट जासूस को हायर कर लिया था, क्योंकि वो अपने दिल की इस कालिक को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। उसे किसी भी हालत में संजना और साहिल की कुंडली निकलवानी थी। कैसे साहिल और संजना साथ साथ पले बढ़े थे, किस हद तक उन दोनों के बीच मिलाप था, किस लेवल तक वो दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, सब कुछ उसे जानना था और उसकी कोशिश कामयाब भी हो गई। जासूस से प्राप्त सूचना के मुताबिक संजना और साहिल बचपन से एक ही मोहल्ले में साथ साथ रहते थे। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी था। उनकी स्कूलिंग भी साथ साथ ही हुई थी। हायर एजुकेशन के लिए साहिल दूसरे शहर चला गया था, लेकिन संजना ने अपनी हायर एजुकेशन उससे अलग रह करके ही पूरी की थी। अब इन दिनों में उनके बीच क्या जुड़ाव था, उन दोनों के बीच क्या भावुक रिश्ता था, ये पता करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वर्तमान में साहिल की क्या स्थिति है, इसके बारे में उसे कुछ नया पता चला। वो ये कि साहिल एक तलाकशुदा व्यक्ति है। उसकी शादी तो हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसका उसकी पत्नी से किसी बात पर तलाक हो गया था। वर्तमान में उसकी पत्नी नेपाल में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपनी जीविका चला रही है। अब नैतिक के जहन में एक और प्रश्न जन्म ले चुका था, ये तलाक किस वजह से हुआ था? कहीं इस तलाक की वजह संजना ही तो नहीं थी, या इन दोनों के पुराने रिश्ते तो नहीं? हो ना हो साहिल की पत्नी को संजना और साहिल के रिश्तों की भनक लग गई होगी और उसी वजह से ये तलाक भी हुआ होगा। ये सोच अब साहिल के जहन में जोर मारने लगी थी। कहीं संजना और साहिल के बीच के रिश्तों की हद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नैतिक खुद से ही प्रश्न कर रहा था और खुद ही उसका उत्तर भी दे रहा था। इन सभी बातों से नैतिक की बेचैनी और भी बढ़ने लगी थी। एक तलाकशुदा व्यक्ति का उसकी पत्नी से इस तरह से मिलना जुलना उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। काश मैं विदेश ना गया होता, संजना को इतनी छूट ना मिलती, उसके कदम इस तरह से बाहर ना निकलते और ये कहानी इस तरह से जन्म ना लेती। हमारे रिश्ते ऐसे ही मधुर चलते रहते। नैतिक सोच रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और हुआ भी तो ये सब मुझे दिखाकर विधाता मुझे किस बात की सजा देना चाहता है? एक तरह का पश्चाताप भी उजागर हो रहा था उसके दिलो दिमाग में।
जब से नैतिक को संजना और साहिल के इतने नजदीक रिश्तों का पता चला था। साथ ही साहिल की शादी के तुरंत बाद हुए तलाक की जानकारी मिली थी। उसके दूषित मन ने संजना के हर एक कदम को साहिल से जोड़ना चालू कर दिया था। वो जब रात्रि में सोने जाता था, बगल में लेटी संजना की उपस्थिति को वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसका दूषित मन अपनी जगह पर साहिल को महसूस करने लगा था। शादीशुदा जोड़े के बीच बनने वाले अतरंग संबंधों में भी वो साहिल को ही जोड़ने लगा था। रात में भी वो स्वप्न में उठकर बैठ जाता था और कभी कभी बिस्तर में उन दोनों के मध्य वो साहिल की उपस्थिति को महसूस करने लगा था। शायद वो बीमार हो गया था। उसका शक सारी सीमाओं को तोड़ चुका था। अब उसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, साहिल की तलाकशुदा बीवी के ठिकाने को तलाशना, उससे मुलाकात करके इस बात को जानना कि उन दोनों के बीच तलाक की असली वजह क्या थी। साथ ही वो उसकी बीवी के मुख से ही साहिल की पिछली जिंदगी के बारे में जानना भी चाहता था, क्योंकि ये बात स्वाभाविक ही होती है कि पति पत्नी के बीच यदा कदा शादी के पहले और बाद के रिश्तों की मधुर छींटाकशी तो बरसती ही है। यानी दोनों अपने पुराने दोस्ती यारी के संबंधों को आपस में साझा तो करते ही हैं। और जब दोनों ही इतने मॉडर्न और हाईली एजुकेटेड हो तो ऐसा संभव हो सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि साहिल की पत्नी से मिलने के बाद जिन तथ्यों की खोज में वो अंधेरे में तीर चला रहा है, शायद उनसे पर्दाफाश हो ही जाएगा। इसीलिए अब वो उस अनाम शख्सियत की खोज में जुट चुका था। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 13 में देखेंगे जब नैतिक मिलेगा साहिल की पत्नी से तो उनके बीच क्या क्या होंगी बातें। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।